अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नंबर थ्योरी के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्राइम्स को। और थ्योरी ऑफ प्राइम्स जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इससे प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि आपने डिविजिबिलिटी के लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और उसके तमाम जितने भी हमने आउटलाइंस पढ़ी हैं वो तमाम के तमाम आउटलाइंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होंगी और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन से। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्राइम्स चैप्टर नंबर 2 नंबर थ्योरी को। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स को। तो प्राइम नंबर्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी डिवाइज़र नहीं होता अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि अ पॉजिटिव इंटीजर p is called prime number if it has no divisor d, जिसका क्या हो, कोई भी डिवाइज़र ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। विच इज़ 1 लेस देन d लेस देन p। इसकी एक और डेफिनेशन भी है जो कि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है कि इफ़ p बिलोंग्स टू z, कि अगर p क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता हो, एंड p ग्रेटर देन ज़ीरो, और p क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो, देन p is said to be prime number. p is said to be prime number if plus minus 1 and plus minus p are the only divisors of p. For example 2, 3, 5, 7 अप टू सो वन। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपको मालूम है कि 5 का सिर्फ और सिर्फ दो ही डिवाइज़र हो सकते हैं, या तो आपके पास +1 इसका डिवाइज़र हो सकता है या 5 इटसेल्फ हो सकता है। तो लेट्स सपोज p इज़ इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि इस 5 के फिर कौन से डिवाइज़र होंगे, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। तो इसका मतलब है कि 1 और p, इसके ये दो ही डिवाइज़र होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। अब जो डेफिनेशन आपको समझ नहीं आती है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, विच इज़ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में देखें हमारे पास क्या डेफिनेशन है। जी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन ये तो कोई मुझे डेफिनेशन समझ नहीं आ रही कि ऐसे कौन से नंबर हैं जी जो प्राइम ना हो तो वो तो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। तो जी इसके लिए सिंपली आपने ये बात याद रखनी है, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर, वाई, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपने देखा कि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन ना 10 को आप क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 2 भी इसका डिवाइज़र है, ये d भी, इसे d1 का नाम दे दें, इसे d2 का नाम दे दें, और ये आप m का नाम दे दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 है ये भी 10 को डिवाइड कर रहा है, और ये जो 5 है ये भी क्या कर रहा है, 10 को डिवाइड कर रहा है। और आपने ये बात देखी कि ये जो d1 है ये लेस देन क्या है, d2 के। आपको नज़र आ रहा है ना कि 2 लेस देन 5 है, यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 लेस देन 5 नज़र आ रहा है। और आपको क्या ये बात नज़र आ रही है कि ये जो d1 d2 हैं ये दोनों लेस देन क्या हैं, m हैं, मतलब दोनों लेस देन 10 हैं। देखिए ना, 2 और 5 दोनों 10 से छोटे हैं ना, तो आपने क्या बात लिख दी, d1 d2 लेस देन m। और
जो 1 है वो भी क्या है, जैसे देखें 10 के लिए आपने 2 और 5 लिया तो 1 भी इससे क्या होगा, 1 इससे छोटा ही होगा ना, अगर आप इसका इट सेल्फ एक डिवाइज़र ले रहे हैं तो ये जी कंपोजिट नंबर की ये कंडीशन होती है। तो आई होप कि आपको ये कंपोजिट नंबर की कंडीशन समझ आ गई होगी, जिसमें क्या होता है D1 D2 से क्या होता है, छोटा होता है, और D1 D2 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो छोटा होता है किससे, M से, और 1 जो है वो इन D1 D2 के प्रोडक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी जो बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो अब हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ, ताकि हम मज़ीद इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये डेफिनेशन में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि अ नंबर which is not prime, a number m which is not prime is called composite number, and it can be written as written as m is equal to d1 d2, जैसा कि आपने क्या लिखा था, 10 is equal to 2 multiply by 5, एंड और इसकी आगे कंडीशन क्या थी कि 1 लेस देन होगा d1 कामा d2 लेस देन होगा m के। जैसा कि आपने अब देखा, इसमें अब दो बातें आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए इन दोनों डेफिनेशन से। वो क्या हैं कि वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और दूसरी बात इसमें क्या आ जाती है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये जी इसमें हमारे पास दूसरी बात थी। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो माइक म्यूट अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है जल्दी से, ताकि मैं इसका नेक्स्ट आगे थ्योरम कर सकूँ। चलें जी, इसका भी थ्योरम करते हैं। थ्योरम नंबर 1 है एवरी इंटीजर m greater than 1 has prime divisor, कि हर इंटीजर m जो कि 1 से बड़ा होगा उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र ज़रूर होगा। हमने ये बात यहाँ पे बतानी है। स्टूडेंट्स, इस m से क्या मुराद है? इस m से मुराद कंपोजिट है, कि हर कंपोजिट इंटीजर जो कि 1 से बड़ा होगा उसका प्राइम डिवाइज़र होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 10 से मिसाल दी कि 10 में क्या होगा, डिवाइज़र क्या है, प्राइम ही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना। अभी हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे इन नंबर्स हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो इसका प्रूफ देखें, लिखा हुआ है कि इफ़ m इज़ प्राइम, कि इफ़ m इज़ प्राइम, अगर m क्या होगा, प्राइम होगा। आपने ये बात पीछे देखी कि प्राइम नंबर के जो डिवाइज़र हैं वो भी क्या होते हैं, या प्राइम होते हैं या 1 होते हैं। मतलब या इट सेल्फ का मतलब ये हुआ ना, वो प्राइम ही हुए। देन m इज़ प्राइम डिवाइज़र ऑफ m is prime divisor of m। और अगली बात वो क्या कह रहा है कि if m is composite, if m is composite, then we can write m is equal to
देन वी कैन राइट m इज इक्वल टू, अगर m कंपोजिट होगा तो हमें उसे प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम डिवाइजर्स में लिखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू d1 d2, और इसके लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ी, 1 लेस देन d1 d2 और लेस देन m. सो सिंस m इज इक्वल टू d1 d2, सो लेट, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, हमने ऊपर देखा भी कि लेट d1 लेस देन क्या हो, d2 के हो. तो इफ़ d1 इज अ प्राइम, इफ़ d1 इज प्राइम, जो कि ऑब्वियसली प्राइम ही होता है, देन m हैज़ प्राइम डिवाइजर. इफ़ d1 इज प्राइम देन m हैज़ प्राइम डिवाइजर, then m has prime divisor. And if d1 is composite, then m अगर कंपोजिट है तो दायरा आपको उसे प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा ऑफ टू प्राइम डिवाइजर्स. then m is written as d1 is equal to d3 d4. यहाँ पे हम ना लिखें, then it is written as लिख दें सिर्फ, then it is written as d3 d4. देख रहे हैं d1 को आपको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, अगर वो क्या, अगर ये d1 क्या हो, कंपोजिट हो, तो ज़ाहिर आपको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा ऑफ टू डिवाइजर्स. और इसके लिए कंडीशन क्या है कि 1 लेस देन d3 d4 लेस देन d1. तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो लेट कर लेते हैं d3 लेस देन d4, ऑब्वियसली ये लेस देन ही होगा, मैंने आपको 10 की एग्जांपल से समझाया था. अब आपने यहाँ पे 10 की एग्जांपल को अपने माइंड में रखना है, सेम वही बातें रिपीट करेंगे जो ऊपर लिखा कि इफ़ d3 इज़ प्राइम देन m हैज़ प्राइम डिवाइजर, देन m हैज़ prime divisor, then m has prime divisor, that is d3. But if d3 is composite, then we proceed the same as above. जैसे आपने ऊपर काम किया हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना. तो उसके लिए फिर हमारे पास जो जनरल कंडीशन आ जाएगी, हम जस्ट वो लिख लेते हैं कि d ऑफ x कामा d ऑफ x प्लस 1 लेस देन m. Since d of x cannot be factorized more, so d of k is a prime number and m has prime divisor. ठीक है जी. सो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सच दैट d of x कैन नॉट बी फैक्टर्ड मोर देन d of x is prime number divisors. यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो जाता है. अब इसकी आपके पास एक और स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स बन सकती है जो आपने नोट कर लेनी है. अगर इस तरह से आए तो आपने तब भी यही लिखना है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ प्राइम डिवाइजर, एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ prime divisor, has prime divisor n I. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से थ्योरम नंबर 1 को कंप्लीट किया है. अब हम इसका एक और थ्योरम करने लगे, विच इज थ्योरम नंबर 2.
थ्योरम नंबर 2 में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास वो कह रहा है कि इफ P इज प्राइम डिवाइजर, if P is prime divisor and P divides AB, then P divides A and P divides B। जी तो स्टूडेंट सोल्यूशन देखें इसका, वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि इफ़ P इज़ प्राइम डिवाइज़र, वो P को ऑलरेडी बता दिए कि P क्या है, एक प्राइम डिवाइज़र है और P जो है वो A B को डिवाइड कर रहा है। देन आपने ये बात बतानी है कि P जो है वो A को भी डिवाइड करता है और P जो है वो B को भी डिवाइड करता है। हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन सपोजिशन लेंगे, ठीक है जी। कंट्राडिक्शन सपोजिशन क्या होती है कि अगर एक बात हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो नहीं हो रही। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P डिवाइड्स A, तो हम क्या सपोजिशन लेंगे कि P डू नॉट डिवाइड्स A। हम यहाँ पे ये बात यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता, यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे, ठीक है जी। मतलब जो काम आपने प्रूफ में करना होता है हम उसके एंटी काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज दैट P डोंट डिवाइड A। मैंने ये थोड़ा सा काट दिया, इसको समझ जाइएगा कि ये काटने से मुराद क्या है कि वो डिवाइड नहीं करता। सिंस P इज़ प्राइम, हमें ऑलरेडी बता दिया है कि P क्या है, प्राइम है। क्योंकि अगर P प्राइम डिवाइज़र है तो इसका मतलब है प्राइम डिवाइज़र तो वो प्राइम का ही होता है ना। तो सिंस P इज़ प्राइम, देन अगर P प्राइम है तो इसका मतलब क्या होगा कि P और A का जो GCD होगा वो क्या होगा, 1 होगा। GCD वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए हम कि अगर GCD क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अब आगे हम GCD वाली डेफिनेशंस के ऊपर आ रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू Z सच दैट जी। अब आगे आपको मालूम है कि हमने GCD में क्या किया था, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में ओपन कर दिया था। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे ओपन करते हैं, आपने किया हुआ है ऑलरेडी। हम इसे लिखते हैं P ऑफ X प्लस AY विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लें B के साथ ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय B on both sides, you will get PBX plus PBY which is equal to B। इसे आप किसका नाम दे देंगे, 1 का नाम दे देंगे। एज, अब हम अपने प्रूफ की तरफ आ रहे हैं। एज हमें मालूम है कि जनरली क्या होता है, P जो है वो P को भी डिवाइड करता है और P जो है वो AB को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ से आपने क्या लिख दिया, P डिवाइड्स, अगर P जो है वो P को डिवाइड करता है तो P जो है वो PBX को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से एंड P डिवाइड्स ABY। तो अब आप क्या करेंगे जी, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। P डिवाइड्स आपके पास आ गया PBX प्लस ABY। तो आपने देखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो PBX ABY है ये किसके इक्वल है, ये B के इक्वल होता है। तो विच इज़ अ रिक्वायर्ड प्रूफ, P डिवाइड्स B। जी तो स्टूडेंट्स अब मेरे ख्याल से इसका 1 मिनट रह गया है, तो 1 मिनट के बाद जब ये बंद हो जाएगा, मीटिंग हमारी क्लोज हो जाएगी, तो हम दोबारा से इसे ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अभी एक थ्योरम हमने और करना है विच इज़ यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो उसके बाद फिर हम इसे दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सब समझिए ज़रा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें जी यूनिक फैक्टराइजेशन की स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास। हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे। स्टेटमेंट है जी एवरी इंटीजर n greater than 1 can be expressed as a product of primes
and this representation is unique। यहां तक जी एक बात है, except for the order, in which they are written। जी काम की बात सिर्फ यहाँ तक है समझने वाली। क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर, हर इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, उसे आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमने आगे लिख लिया, हमने आगे लिखा 10 को लिखा था हमने प्राइम के प्रोडक्ट में, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। कैसे यूनिक है देखें ना, आप 10 को तो आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप और कोई से 2 प्राइम नंबर ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लें, तो देखें 6। अब ये देखें यूनिक है क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं आया। हमने 6 को ऐसे तो नहीं लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सिर्फ और सिर्फ 10 में ही लिखा है। तो वो कह रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, सबसे यूनिक है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये बात सबको समझ आई है कि क्या है? 10 को आप क्या लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसी तरह से आप क्या लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप कर लें एक और प्राइम नंबर 7, 21, तो 21 को आपने क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा, आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो नहीं लिखा ना, उसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 और 5 जो है वो 10 के लिए आपने प्राइम नंबर लिखे, 3 और 7 जो है वो 21 के लिए आपने प्राइम नंबर लिखे। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स लिखने का मकसद क्या हुआ, बताने का मकसद ये हुआ कि ये यूनिक है। 10 के लिए यूनिक प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 21 के लिए यूनिक प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब यही बात आपने उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करके सिखानी है, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो उसे समझ नहीं आते हैं। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में देखें जी, वो कह रहा है कि हम इसे प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड आपको याद आ जाना चाहिए, हमने किया था नंबर थ्योरी में ही, तो उसी को ज़रा अप्लाई करेंगे। वी प्रूव इट बाय इंडक्शन मेथड ऑन n। तो फॉर n इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2। जी तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया है। क्योंकि इंडक्शन में तो आपको मालूम है ना कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू प्रूफ करते हैं, फिर हम सपोज करते हैं n इज इक्वल टू के प्लस, n इज इक्वल टू के को सपोज करते हैं, और फिर हम प्रूफ करते हैं n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, कोई भी आपके पास स्टेटमेंट हो। तो यहाँ पे हमने 1 नहीं लिया बल्कि हमने 2 लिया है, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और प्राइम नंबर्स स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। वेरी गुड। तो अब हम आगे करते हैं, लेट अस सपोज दैट the statement is true for n is equal to 2, 3 up to so on k। ठीक है जी, मतलब k के लिए आपने सपोज कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू है ये क्या है, k के लिए ट्रू है। हमने ये बात यहाँ पे सपोज कर लिया फॉर n इज इक्वल टू k, और वो k कैसे हैं, 2, 3, 5, 7 इस फॉर्म के हैं। तो नाउ ये इसका फर्स्ट स्टेप था ना, ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि नाउ वी प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी प्रूफ द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे जी जाने लगे हैं कि k प्लस 1 अगर हमारे पास क्या हो जी, प्राइम हो तो फिर क्या होगा, कंपोजिट होगा तो फिर क्या होगा। बस हमने उसकी यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्राइम और कंपोजिट की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने बस उन्हें अपने माइंड में बिठा लेनी है कि इफ़ k प्लस 1 इज़ प्राइम, इफ़ k प्लस 1 इज़ प्राइम, हमें पता है कि अगर वो प्राइम होगा तो जो उसका डिवाइज़र होगा
वो भी प्राइम होगा, तो इसका मतलब हमारा इंडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है कि इफ़ k प्लस वन इज़ प्राइम देन इंडक्शन इज़ कंप्लीट, देन इंडक्शन इज़ कंप्लीट। बट आगे वो क्या कह रहा है कि इफ़ k प्लस वन इज़ नॉट प्राइम, फिर थोड़ा सा मसला है कि इफ़ k वन इज़ नॉट प्राइम, कि अगर k प्लस वन जो है वो प्राइम ना हो, इज़ नॉट प्राइम, तो तब हमारे लिए जी थोड़ा सा मसला है। देन k प्लस वन इज़ कंपोजिट, तो अगर k प्लस वन कंपोजिट है तो हमें अभी कंपोजिट नंबर वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो देन इट इज़ कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज k प्लस वन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स में लिखेंगे। लेट्स सपोज k1 k2 वो प्राइम नंबर हैं, और यहाँ पे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो k1 है ये लेस देन k2 है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस यहाँ पे लिख रहे हैं, देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस k1 k2 can be expressed as a product of prime. So the induction is complete and theorem is true. Is complete and theorem is true. ठीक है जी, अब हम इसकी यूनिकनेस देखते हैं कि यूनिकनेस को हम किस तरह से प्रूव करेंगे। फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस के लिए देखेंगे लेट n इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं कि लेट n इज इक्वल टू p1 कामा p2 कामा p3 अप टू सो ऑन pr, एंड आल्सो n इज इक्वल टू q1 q2 q3 अप टू सो ऑन qr। अब हम क्या करें, अगर इस p1 और q1 p2 q1 इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारे पास क्या है जी, मामला हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्योंकि डिविजिबिलिटी में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की डिविजिबिलिटी भी सेम आनी चाहिए। तो सिंस सॉरी यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना, लाइक दिस वन, दोनों n के इक्वल हैं, मतलब अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि राइट साइड भी आपके पास इक्वल होगी। सो p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pr विच इज़ इक्वल टू q1 q2 q3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या आ गया, qr आ गया। देन वी कैंसल्ड कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम टू साइड्स ऑफ वन, हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर यहाँ से आप क्या करें जी, कैंसल्ड कर दें। तो यू विल गेट q1 डॉट q2 डॉट q3 अप टू सो ऑन qi, इसे नाम चेंज कर दिया मैंने, qi का नाम दे दिया। यहाँ पे भी आप ऐसा करें, ये इसको आप pj का नाम दे दें, इसे आप i का नाम दे दें ताकि मुख्तलिफ रहे। इज इक्वल टू p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pi, दिस इज 2। देन बाय रिजल्ट अब हम डिविजिबिलिटी की तरफ मूव करने लगे। देन बाय रिजल्ट p डिवाइड्स p1 p2 p3 up to so on, pi are primes, pi, and since and q divides q1 q2 q3 up to so on qi।
नाउ देयरफॉर क्योंकि दोनों आपने ऊपर प्राइम नंबर लिए थे, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्यू है ये किसको डिवाइड करेगा, P1 P2 P3 Pi, इनको भी आपस में क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, विच इज़ कंट्राडिक्शन, हैंस दिस प्रूफ था। सो यहाँ से आपने क्या बात बता दी कि क्यू आई इज इक्वल टू पी आई, तो ये आपके पास आ गया, दिस प्रूफ द यूनिकनेस। यहाँ से आपने इसकी यूनिकनेस शो कर दी है। अब आगे इसका सिर्फ एक थ्योरम रह गया, वो थ्योरम आपने खुद सर्च आउट करना है और उसको आपने सॉल्व करना है, चाहे आप उसे नेट से सॉल्व करें या जिस तरह से भी। तो वो थ्योरम मैं यहाँ पे उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो आपने उसे क्या करना है जी, खुद सॉल्व आउट करना है। थ्योरम क्या है जी हमारे पास कि द नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ इनफाइनाइट। जी स्टूडेंट्स, ये आपने डू योर सेल्फ, इसे खुद ज़रा सर्च आउट करें और इस थ्योरम को समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आपने मुझे ये करके सेंड भी करना होगा। आज के लेक्चर में अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, माइक 1 बाय 1 अनम्यूट करके। ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।